गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नई कविता पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है बादल को घिरते देखा है, जिसे कवि है नागार्जुन। नागार्जुन जो है एक आधुनिक युग के कवि हैं और उन्होंने मार्क्सवादी विचारधारा को अधिक अपनाया है। मार्क्सवादी विचारधारा मतलब होता है कि उन्होंने पूंजीवादी जो पैसे वाले लोग हैं, किस तरह से गरीब और शोषण मजबूर लोगों का शोषण करते हैं, तो उनके विरोध में उन्होंने अपनी कविताएं लिखी हैं। ठीक है, समाज के जो दीनहीन लोग हैं, जो किसान हैं, मजदूर है, उनकी जो पीड़ा है उससे प्रभावित होकर उन्होंने अपनी कविताओं की रचना की है। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य से परिपूर्ण कविताओं की भी रचना की है। उनमें से ही एक ये कविता है बादल को घिरते हुए देखा है, जिसमें उन्होंने प्राकृतिक के सौंदर्य का वर्णन किया है। देखते हैं कविता क्या है और उन्होंने क्या कहने का यहाँ पर प्रयत्न किया है। ठीक है, देखते हैं। अमल धवल गिरी के शिखरों पर बादल को गिरते देखा है, छोटे छोटे मोती जैसे उनके शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के उन स्वर्णिम कमलों पर गिरते देखा है, बादल को गिरते देखा है। तो यहाँ कवि बोल रहे हैं कि जो बादल है, जो आसमान में जब बादल छाते हैं, तो यहाँ बता है कि जब बादल कहाँ पर छा रहे हैं, बादल जो है छा कर जो है किन चीज़ों को देख रहा था, तो प्रकृति के किन सौंदर्य का निहार रहे, उनका वर्णन करते कवि बोल रहे हैं कि अमल मतलब होता है आपका स्वच्छ, धवल मतलब होता है सफ़ेद, गिरी मतलब पर्वत, शिखरों माना जो पर्वत की जो चोटियाँ होती है, जो पिक होता है उसको बोला गया, रेंज जैसे होता है उसको बोला गया। बादल को गिरते देखा है, मोती जैसे। शीतल मतलब जो ठंडा है, तुहिन मतलब तुहिन कणों को बोला जाता है, ओस की बूंदों को बोला जाता है। मानसरोवर एक सरोवर है, एक तालाब है। स्वर्णिम मतलब सोना। ठीक है, तो यहाँ पर कवि क्या बोल रहे हैं, अमल धवल गिरी के शिखरों पर। तो कवि बोल रहे हैं कि ऐसा पर्वत जिसकी चोटियाँ जो है सफ़ेद रंग के बर्फ़ों से ढकी हुई है, जो स्वच्छ और शीतल नज़र आ रही है। ऐसे पर्वत की शिखरें, ऐसे पर्वतों की चोटियाँ जो सफ़ेद रंग के बर्फ़ से साफ़ रूप से दिखाई दे रही है, ढकी हुई है, उन पर्वतों के ऊपर में कवि बोल रहे हैं कि मैंने बादल को छाते हुए, बादल को घिरते हुए देखा है। और उन्होंने क्या देखा, और वो बादल क्या देख रहे हैं वहाँ से, कि छोटे छोटे मोती जैसे उनकी शीतल तुहिन कणों को मानसरोवर के, तो बताया कि जो मानसरोवर जो पर्वत है वो हिमालय के गोद में ही बना हुआ एक सरोवर है, जहाँ पर जो है उस सरोवर में जो है कमल खिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और वो कमल कैसे दिखाई दे रहे हैं, स्वर्णिम माने सोने की तरह जो उनकी पंखुड़ियाँ हैं वैसे नज़र आ रही है। उसी कमल की पंखुड़ियों पर कवि बोल रहे हैं कि मैंने ओस की शीतल बूंदों को गिरते हुए देखा है, और वो शीतल बूंदें जो है छोटी छोटी मोतियों के समान बिखरी हुई नज़र आ रही है कमल पर। तो वो जो दृश्य था वो बहुत ही सुंदर था, जब कमल की पंखुड़ियों पर ओस की छोटी छोटी बूंदें जो है मोतियों के जैसे नज़र आने लगती, दिखाई देने लगती है, तो वो जो दृश्य होता है वो बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर दिखाई, जो कि प्राकृतिक के सौंदर्य का वर्णन करता है। तो वो इन सभी दृश्यों को कौन देख रहा है, उन सभी दृश्यों को बादल देख रहा है, क्योंकि बादल जो है उसी पर्वत के शिखरों पर छाया हुआ है, उसी पर्वत पर वो घिरा हुआ है। तो वो बादल जो है इन सभी प्राकृतिक सौंदर्य को देख रहा है। वो इस बात का वो साक्षी है कि यहाँ पर जो है हिमालय पर्वत के इन स्थानों पर, मानसरोवर की झीलों में, कमलों पर जो है ओस की बूंदें गिर रही है, और वो बूंदों और वो जो बूंदें हैं मोती की तरह जो है कमल की पंखुड़ियों पर दिखाई दे रही है, और वो उसकी सुंदरता को बढ़ा रही है। तो ये सब का प्रमाण, जो प्राकृतिक सौंदर्य का जो प्रमाण है वो बादल ही यहाँ पर है। आगे देखते हैं क्या बोला गया है। आगे बोला गया है, तुंग हिमालय के कंधों पर छोटी बड़ी कई झीलें हैं, उनके श्यामल नील सलील में समतल देशों में आकर पावस की उमस से व्याकुल तिक्त मधुर विष तंतु खोजते हंसों को तिरते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब कवि बोल रहे हैं तुंग माने जो ऊंचा होता है। ठीक है, हिमालय, तो हिमालय के जो कंधे होते हैं, माने हिमालय का जो आसपास का जो क्षेत्र है उसको बताया, उसको कंधे के रूप में संबोधित किया गया है। तो हिमालय के जो ऊंचे ये है, उसकी शिखाएँ हैं, उसके आसपास का जो स्थान है वो काफ़ी ऊंचा हुआ है। वहीं पर जो है बहुत सारे छोटी बड़ी झीलों का निर्माण भी हो गया है। ठीक है, तो उनकी श्यामल नील सलील में तो बताया गया है, उसी
वहीं पर जो उसी झील में जो है वो सरी मतलब होता है पानी, कि उसी झील का जो पानी जो है बिल्कुल नील रंग का दिखाई दे रहा है, श्यामल नील के जैसा रंग लिया हुआ है। और उसी झील के पानी में जो है समतल देश से आकर पावस की उमस से बहकर, पावस बने वर्षा होने के बाद में जो उमस होती है, जो ह्यूमिडिटी हो जाता है, जो गर्मी हो जाता है, उससे व्याकुल होकर, जो आकुल मतलब व्याकुल होना, उससे व्याकुल होकर जो है समतल देशों से जो है यहाँ पर कुछ पक्षी आते हैं और वो इस झील के पानी में जो है अपनी गर्मी को पानी के द्वारा जो है अपनी गर्मी को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। रिक्त मधुर विष तंतु खोजते हैं, और वो जो है उसी झील में वो जो पक्षी जो है वो पक्षी जो है वो उस मैंने झील में या उस आसपास के जो तालाब है वहाँ पर जो है कमल के जो कमल होता है उसका जो नीचे का जो डंठा होता है उसको बोला गया है विष तंतु। ठीक है, तो वो कमल की जो नाल की जो रेशे होते हैं उसमें मधुर रस होता है, तो उसको खाने के लिए जो है वो जो पक्षी जो है उसको देखता है, उसके मधुर रस को खाने का प्रयत्न करता है। तो वो पक्षी कौन सा है? हंसों को बोला गया है, हंसों। तो वो जो हंस जो है समतल देश से आकर अपने वर्षा की गर्मी की आकुलता को मिटाने के लिए इस झील में आते हैं और वो पास के मानसरोवर के कमलों के तंतुओं से उसमें मौजूद मधुर रस का रसपान करते हैं। तो ये जो कीड़ाएँ जो कर रही है, जो प्राकृतिक सौंदर्य जो दिखाई दे रहा है, वो सबको कौन निहार रहा है? वो सबको बादल निहार रहा है। तो इस तरह कवि बोल रहे हैं कि बादल को मैंने घिरते हुए देखा है कि बादल इस बात का प्रमाण है कि ये सब जो घटनाएं जो प्रकृति में मैं जो बता रहा हूँ उस निश्चित रूप से हुई है। इस तरह से कवि ने इन दो पंक्तियों में बादल के माध्यम से प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन करने का प्रयत्न किया है। आगे देखते हैं क्या बताया गया है। बसंत ऋतु बसंत का सुप्रभात था, मद मद था अनिल बह रहा, बाल रून की मृदुल किरणें थी, अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, एक दूसरे से विहरित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल में चिर अभिशापित बेबस उस चकवा चकवी का, बंद हुआ कंदन फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे, शैवाल की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को घिरते देखा है। अब कवि बोल रहे हैं कि ऋतु बसंत का सुबह, तो बसंत ऋतु का सुबह का समय बताया गया है। बसंत ऋतु का समय है, सुप्रभात माने सुबह का समय है कि वातावरण बहुत ही मनमोहक और आनंदमय है। और धीरे धीरे जो अनिल मतलब हवा, धीरे धीरे जो है शीतल हवा भी जो है धीरे धीरे बह रही है। बालरुण की मृदुल किरणों, और जो बताया कि जो सूर्य की जो किरणें हैं, जो सूर्य जो उदय हुआ है वो बाल रूप लिए हुआ है। उसको बाल रूप इसलिए बोला गया है कि जो सवेरे का जो सूरज होता है उसकी जो किरणों में उतना तेज, उतना ताप नहीं, उतनी ऊष्मा नहीं होती है। तो उसकी जो किरणें होती है उसको मृदु माने कोमल बोला गया है। तो वो जो सूर्य की जो किरणें हैं वो अपनी कोमलता को लिए हुए जो है अपनी कोमलता को जो धरती पर बिखेर रही है। अगल बगल स्वर्णिम शिखर थे, और जो पर्वत है, अगल बगल जो पर्वत है, उन पर्वतों के शिखरों पर जो है जब सूर्य की ये मृदुल किरणें पड़ती है तो उस पर्वतों के ऊपर जो जमा हुआ जो बर्फ़ है वो और उस जब पर टकराती है तो वो जो किरणें जो है उस ऐसा प्रतीत होता है कि वो जो शिखर जो है स्वर्णिम सोने के रूप को लेकर सजी हुई है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है आपको? एक दूसरे से विहरित मतलब अलग हो जाना। तो वो बताया गया है कि जब रात होती है तो जब अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती है। तो यहाँ पर जो इतना सुंदर सा सुबह का जो समय दिखाई दे रहा है कि धीरे धीरे हवा चल रही है और सूर्य की मृदुल किरणें जो है पर्वतों के शिखरों पर जो कि बर्फ़ ढकी उस पर पड़ रही है, तो पड़ने से जो है उनका रंग भी जो है स्वर्णिम की तरह दिखाई दे रहा है। तो लेकिन जब रात का समय आता है तो वहाँ पर जो है दो पक्षियों की यहाँ पर बात हो रही है, एक है चकवा और चकवी। ठीक है, दोनों जो है प्रेमी और प्रेमिका हैं, जो इनको एक अभिशाप मिला है कि वो रात में कभी भी एक साथ नहीं रहेंगे। तो एक दूसरे से रहित हो, जैसे ही रात होते हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं।
अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात और अलग अलग रहकर ही उनको पूरा रात बिताना पड़ता है। तो वो जो विरह जो होता है, जो बिछड़ने का जो दुख होता है रात भर, वो उन दोनों को बहुत ही परेशान करता है। निशा काल में चिर शापित, बोला गया उनको चिर शापित मिला है, शाप मिला है कि वो रात में कभी भी एक साथ नहीं रह सकेंगे। बेबस उस चकवा चकवी का बंद हुआ तो वो बेबस है, वो कुछ कर नहीं सकते, बेबस में लाचार है। वो चकवा चकवी जो है अपनी विरह को, अपनी पीड़ा को देखते हैं लेकिन कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ रो कर जो है अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होता है, जैसे ही प्रभात होता है, तो उन कवि बोल रहे हैं कि उनका कंदन जो है, उनकी जो पीड़ा है, जो उनका रुदन था, वो समाप्त हो जाता है, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब फिर से हम मिल सकते हैं। फिर उनमें उस महान सरोवर की तरह, और फिर वो दोनों जो है उस पर्वत के पास जो सरोवर है, उस सरोवर के किनारे जो तीरे में किनारे, ठीक है, शैवाल मतलब काई को बोला गया है, जो एल्गी जो होता है उसको बोला गया है। तो वहाँ पर जो सरोवर है, जो तालाब है, तालाब के ऊपर जो है काई की एक हरी दरी सी बिछ गई है। तो वहीं पर जो है फिर से उन दोनों पक्षियों को प्रणय कला, प्रणय माने प्रेम, कला मतलब आवाज़, कि प्रेम रूपी कला करते हुए उन्होंने देखा है। किन्होंने देखा है? बादल ने देखा है। तो बादल ने एक घटना देखी है कि जहाँ पर रात के समय चकवा चकवे आपस में बिछड़ जाते हैं और सवेरे होते ही वो दोनों जो है मिल जाते हैं, और रात की पीड़ा को भुलाने के लिए वो प्रेम रूपी जो है कलह करते हैं, बातचीत करते हैं और अपनी इस पीड़ा को भूल जाते हैं। ठीक है, तो ये सारी घटनाएं जो हैं बादल ने देखा है। तो कवि बोल रहे हैं कि वो जो बादल जो है उस स्थान पर छाकर जो है प्रकृति की इन सभी सौंदर्यों का निरीक्षण कर रहा है। तो इस तरह से कवि ने इन 3 पैराग्राफ मैंने पढ़ाया है, बताया है, प्राकृतिक सौंदर्य को बताया है कि किस तरह से ओस की बूंदें कमलों पर गिरती है, और फिर किस तरह से हिमालय की झीलों पर, छोटी बड़ी झीलों पर जो है हंसों का झुंड आता है, और फिर वो कमलों के तंतुओं से मधुर रस का पान करता है, और फिर यहाँ पर चकवा चकवी जो है किस तरह से रात के समय वो बिछड़ जाते हैं और दिन में जो फिर अपने उस जो विरह था उसको जो है दूर करते हैं अपने प्रेम कला के द्वारा। इस तरह से यहाँ पर कवि ने बादल को घिरते हुए देखा है, कविता का वर्णन किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इफ़ एनी अदर प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, यू कैन टेल मी। थैंक यू।